तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस ITF। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन 2 ट्रेड ट्रांजैक्शंस और उसका चैप्टर 2.9 ट्रेड डिजिटाइजेशन। ये IIBF के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर की चलते हैं, अब समझते हैं ट्रेड डिजिटाइजेशन को। ट्रेड डिजिटाइजेशन बेसिकली ये है कि ट्रेड से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल मेथड से मूव किया जाए और इसमें वो डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं जो गुड्स की ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। ये सब टेलीकम्युनिकेशंस या दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर होता है और गुड्स और सर्विसेज दोनों पर अप्लाई होता है। दुनिया भर में ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इससे फिजिकल पेपर वर्क की ज़रूरत कम होती है, डॉक्यूमेंट्स एक देश से दूसरे देश जल्दी पहुंचते हैं और ट्रेड ट्रांजैक्शंस का स्केल, स्कोप और स्पीड तीनों बढ़ जाते हैं। अब ये समझने के लिए कि डिजिटाइजेशन से पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल ट्रेड सेटअप देखते हैं। गुड्स शिप होने के बाद एक्सपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल मिलते थे, जैसे बिल ऑफ लेडिंग या एयर वे बिल। इन्हीं के बेस्ड पर वो बाकी सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार करता था, जैसे इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग दोनों देशों के लॉज के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी हों। कलेक्शन ट्रांजैक्शन में ये पूरा डॉक्यूमेंट सेट सेलर का बैंक बायर के बैंक को पेमेंट इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉरवर्ड करता था। पेमेंट या तो साइट पर होती थी यानी इमीडिएटली, या यूजेंस पर यानी कॉन्ट्रैक्ट में अग्री किए गए स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। इसके बाद बायर का बैंक ये डॉक्यूमेंट्स बायर को हैंड ओवर करता था। बायर को डॉक्यूमेंट्स तभी मिलते थे जब वो पेमेंट कर दे या बिल ऑफ एक्सचेंज यानी ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर ले और डॉक्यूमेंट्स उसके फेवर में ड्यूली एंडोर्स्ड होते थे। ये पूरा प्रोसेस फिजिकली होता था, इसलिए टाइम भी लगता था और डिलेज भी होती थी, और यहीं से ट्रेड डिजिटाइजेशन की ज़रूरत समझ आती है। इसके बाद बायर को ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट शिपिंग कंपनी या एयरलाइन को सबमिट करना होता है, तब जाकर वो गुड्स की डिलीवरी ले सकता है। तो देखो, ये पूरा प्रोसेस गुड्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की सेलर के देश से मूवमेंट कितना टाइम लेता है और कितना फिजिकल पेपर वर्क हैंडल करना पड़ता है। इसी पेपर वर्क और डिलेज को कम करने के लिए ट्रेड अब डिजिटल मेथड्स की तरफ मूव कर रही है। इसमें डॉक्यूमेंट्स फिजिकली नहीं बल्कि डिजिटली जनरेट होते हैं और कंसर्न पार्टीज डायरेक्टली बायर के बैंक, शिपिंग लाइन और दूसरों के साथ शेयर करती हैं। फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट्स की जगह सिक्योर और एनक्रिप्टेड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं जिन्हें ऑथेंटिकेट किया जा सकता है, और यही ट्रेड डिजिटाइजेशन का कोर आइडिया है। इसमें गुड्स और सर्विसेज की ट्रेड ट्रांजैक्शंस डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू कैरी आउट होती हैं। ये ट्रांजैक्शंस डिजिटली इनेबल्ड भी हो सकती हैं और फिजिकली डिलीवर्ड भी, और इनमें कंज्यूमर्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स तीनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसका मतलब है कि डिजिटल ट्रेड के सभी फॉर्म्स डिजिटल टेक्नोलॉजी से इनेबल होते हैं, लेकिन हर डिजिटल ट्रेड डिजिटली डिलीवर्ड नहीं होता। डिजिटल ट्रेड में वो सिचुएशंस भी आती हैं जहां ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है लेकिन डिलीवरी फिजिकली होती है, जैसे किसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस से बुक खरीदना या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एकोमोडेशन बुक करना। यह प्रोसेस डिजिटल है लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट या सर्विस फिजिकली डिलीवर होती है। ऐसे केसेस में डॉक्यूमेंटेशन और पेमेंट डिजिटली हैंडल होते हैं लेकिन फाइनल डिलीवरी फिजिकली होती है। अब बात करते हैं ट्रेड डिजिटाइजेशन के इम्पैक्ट की। डिजिटाइजेशन ने गुड्स की ट्रेडिंग का तरीका कंप्लीटली बदल दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे मार्केट प्लेसेस और कंपनी वेबसाइट्स की वजह से अब वेंडर्स अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली या स्टोरेज फैसिलिटीज़ के थ्रू डिस्प्ले और सेल कर सकते हैं। इससे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस स्मॉल पैकेजेस की सेलिंग और शिपिंग काफ़ी बढ़ गई है। इसी को ई कॉमर्स कहते हैं, जहां प्रोडक्ट्स चूज करना, ऑन ऑर्डर्स प्लेस करना, पेमेंट्स करना और डिलीवरीज ट्रैक करना सब कुछ ऑनलाइन होता है। ई कॉमर्स ट्रेड का वॉल्यूम रिसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है। 2017 में ये करीब $1.50 ट्रिलियन था और अब ये करीब $4 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इस ग्रोथ के पीछे एक बड़ा फैक्टर कोविड पैंडेमिक था, जिसकी वजह से मार्केट्स बंद हुए, लोग घर पर रहे और ऑनलाइन शॉपिंग पर डिपेंडेंस काफ़ी बढ़ गई। डिजिटाइजेशन की वजह से एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स अपने डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली अपने बैंक्स को सबमिट कर सकते हैं।
कई केसेस में ये डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक वेबिल्स या इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बायर के बैंक को दूसरे देश में भी शेयर किए जाते हैं। और इंडिया में भी कई बैंक्स ने ऐसे सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिनसे कस्टमर्स को डॉक्यूमेंट सबमिट करने या ट्रेड रिलेटेड काम के लिए ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूरी हों तो कस्टमर्स पहले बैंक के सिस्टम पर सॉफ्ट कॉपीज़ अपलोड कर सकते हैं और बाद में सिर्फ फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने या कलेक्ट करने के लिए ब्रांच जाते हैं। अब प्रैक्टिकली देखें तो एक्सपोर्टर्स को अब एक्सपोर्ट पेमेंट्स रिसीव करने के लिए बैंक ब्रांच विजिट नहीं करनी पड़ती, चाहे एडवांस पेमेंट हो या कलेक्शन बिल के अगेंस्ट पेमेंट। इसी तरह इंपोर्ट पेमेंट रिक्वेस्ट भी रिक्वायर्ड डिक्लेरेशंस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन सबमिट हो सकती हैं। इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने की या प्री शिपमेंट क्रेडिट लेने की रिक्वेस्ट्स भी जब लिमिट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हों बैंक्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल्स के थ्रू की जा सकती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की। बैंक्स ने बैंक गारंटीज इश्यू करने का प्रोसेस नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटाइज कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड बैंक्स रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज को इलेक्ट्रॉनिकली बैंक गारंटीज यानी बीजीज इश्यू कर सकते हैं। साथ ही ई स्टैंपिंग भी स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सपोर्ट से की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज से ट्रेडिशनल बैंक गारंटीज के साथ जुड़ी सारी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत खत्म हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बैंक गारंटीज इश्यू और डिलीवर करने में जो पहले 3 to 4 वर्किंग डेज लगते थे वो अब सिर्फ कुछ मिनट्स में हो जाता है। और बेनिफिशियरीज को भी गारंटी फिजिकली वेरीफाई करने के लिए बैंक ब्रांचेस या कंट्रोलिंग ऑफिसेज जाने की कई ज़रूरत नहीं रहती। अब समझते हैं यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन इन ट्रेड को। ब्लॉकचेन दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ को एक सिक्योर और एनक्रिप्टेड सिस्टम के थ्रू कनेक्ट करता है। यह एक डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड और पब्लिक डिजिटल लेजर की तरह काम करता है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। और एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए तो उसे तब तक ऑल्टर नहीं किया जा सकता जब तक उसके बाद के सारे रिकॉर्ड्स भी ऑल्टर न हों और नेटवर्क उन्हें अप्रूव न करे। यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी। अब जब ट्रेड ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व सभी पार्टीज एक सिक्योर डिजिटल लेजर के थ्रू कनेक्टेड हों तो डॉक्यूमेंट्स शेयर करना, ऑथराइजेशंस देना और पेमेंट इंस्ट्रक्शंस भेजना सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है। इस नेटवर्क में बैंक्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, शिपिंग लाइंस, इंश्योरेंस कंपनीज, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स, पोर्ट अथॉरिटीज़, कस्टम्स अथॉरिटीज़ और एक्सपोर्ट फाइनेंस एजेंसीज सभी शामिल हो सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर बैंक्स मिलकर लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स और ग्लोबल एंटिटीज़ के लिए प्राइवेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को इस तरह टेस्ट किया जा रहा है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और उनकी कंट्रीज़ के बीच मूवमेंट की ज़रूरत ही खत्म हो जाए। इसके अलावा पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क्स भी हैं जहां मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं और ट्रेड ट्रांजैक्शंस इसी शेयर्ड सिस्टम के थ्रू कैरी आउट होते हैं। ब्लॉकचेन इन ट्रेड इसके पार्टिसिपेंट्स को कई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की फैसिलिटी देता है। पहली बात, पार्टिसिपेंट्स न्यू या एग्जिस्टिंग ट्रेड पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और बायर और सेलर के बीच ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करके डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं। डील कंप्लीट होने के बाद बायर सिस्टम के थ्रू एक बैंक पेमेंट अंडरटेकिंग इशू कर सकते हैं। सेलर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स की शिपमेंट अरेंज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग बिल्स जनरेट कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी नेटवर्क का हिस्सा हो तो सिस्टम के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसीज भी इशू की जा सकती हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज या फैक्टरिंग कंपनीज सिस्टम पर अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स जैसे बायर के बैंक पेमेंट अंडरटेकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग यानी ईबीएल के बेस्ट पर रिसीवेबल फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकती है। साथ ही गुड्स की मूवमेंट ट्रैक की जा सकती है और बायर को डिलीवरी ऑनलाइन ऑथराइजेशन के थ्रू कंफर्म की जा सकती है। और फाइनली गुड्स रिसीव करने के बाद बायर पेमेंट ऑथोराइज करता है जो अरेंजमेंट के हिसाब से सेलर को या फाइनेंसिंग पार्टी को ट्रांसफर हो जाती है। अब देखते हैं कि ग्लोबली किन मेजर ब्लॉकचेन कंसोर्सिया ने ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए काम शुरू किया है। फर्स्ट है वी ट्रेड, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स यानी IBM मैनेज करता है। इसमें HSBC, बैंक सांतांडेर, नॉर्डिया, नेक्सिस, यूनिक्रेडिट, KBC बैंक और यूनिक्रेडिट जैसे वेल नॉन बैंक्स शामिल हैं। सेकंड है वोल्ट्रॉन, जिसे नेटवेस्ट, HSBC, ING, SEB, BBVA, मिजुहो, CTBC और बैंकॉक बैंक जैसे बैंक्स पावर करते हैं।
इसके अलावा कई ब्लॉकचेन एंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स भी हैं, जैसे CRDA, रिपल, हाइपरलेजर, क्वोरम, कॉर्डिया और मार्को पोलो, जो ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड ट्रांजैक्शन सपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं। और इंडिया की बात करें तो यहाँ भी ब्लॉकचेन का यूज ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शंस के लिए शुरू हो गया है, हालांकि अभी ये मोस्टली लार्ज कॉरपोरेट एंटिटीज तक सीमित है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे बैंक्स ने अपने ओवरसीज कॉरेस्पोंडेंट बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि अपने कस्टमर्स के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रेड ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर सकें। अब बात करते हैं इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यानी IBBIC की। इंडिया के 15 बैंक्स ने मिलकर IBBIC एस्टैब्लिश किया है, जिसका मकसद है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट और प्रोसेस करना। ये 15 बैंक्स हैं RBL बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, केनरा बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब इंडिया में लेटर्स ऑफ क्रेडिट यानी LCs से रिलेटेड फ्रॉड एक बड़ी कंसर्न रही है, मेनली इसलिए क्योंकि फिजिकल फॉर्म में इशू किए गए LCs की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना मुश्किल होता था। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 2012 में एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये मैंडेट किया कि सभी LCs स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम यानी SFMS के थ्रू इशू किए जाएं। ये सिस्टम इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज यानी IFTAS ऑपरेट करती है, जो RBI की होली ऑन्ड सब्सिडरी है। SFMS के यूज से बैंक्स की LCs की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने की एबिलिटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। लेकिन इन सब मेजर्स के बावजूद ट्रेड ट्रांजैक्शंस में कुछ फ्रॉड्स होते रहे, जैसे GM और ज्वेलरी सेक्टर में फ्रॉडुलेंट लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग इशू होने के केसेस सामने आए। इन्हीं सिचुएशंस ने इंडिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत और भी स्ट्रांगली एस्टैब्लिश की, ताकि ट्रेड ट्रांजैक्शन ज़्यादा सिक्योरली हैंडल हो सके। ब्लॉकचेन बेसिकली एक शेयर्ड लेजर की तरह काम करता है, जो सप्लाई चेन के सभी पार्टिसिपेंट्स के बीच रियल टाइम में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। इससे ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होती है और ट्रांजैक्शन के हर स्टेज को ट्रेस करना आसान हो जाता है। साथ ही ये सेफ डिजिटल डेटा फ्लो इनेबल करता है, कॉस्ट कम होती हैं, एरर्स खत्म होते हैं और ओवरऑल ट्रांजैक्शन प्रोसेस काफ़ी फास्टर हो जाती है। इसके अलावा 2018 में इन्फोसिस फिनैकल ने एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, RBL बैंक, साउथ इंडियन बैंक और यस बैंक के साथ मिलकर इंडिया ट्रेडिंग कनेक्ट लॉन्च किया, जो एक ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड नेटवर्क है। इस नेटवर्क के थ्रू इन बैंक्स ने फाइनेकल ट्रेड कनेक्ट को सक्सेसफुली टेस्ट किया, जो एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है, और अब यही सिस्टम IBBIC द्वारा भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आगे हम देखेंगे कि जब ब्लॉकचेन या ट्रेड डिजिटाइजेशन यूज होती है तो एक ट्रेड ट्रांजैक्शन एक्चुअली कैसे कैरी आउट होती है। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। नवंबर 2021 सोर्स द मिंट में टाटा स्टील ने बांग्लादेश की एक लार्ज मेटल कंपनी के साथ ब्लॉकचेन इनेबल्ड पेपरलेस एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच किसी कंपनी का पहला ब्लॉकचेन इनेबल्ड ट्रेड डील था। ये ट्रांजैक्शन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के सपोर्ट से कंटूर के ब्लॉकचेन ट्रेड प्लेटफॉर्म पर कैरी आउट हुआ। यह प्लेटफॉर्म बैंक्स, कंपनीज और दूसरे ट्रेड पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग देशों में होते हुए भी एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करने की फैसिलिटी देता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया ने कॉन्टूर प्लेटफॉर्म के थ्रू मल्ली इंस्ट्रक्शंस के बेस पर टाटा स्टील के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC की एडवाइजिंग और कंफर्मेशन हैंडल की। टाटा स्टील ने अपने ट्रेड डॉक्यूमेंट्स उसी सिस्टम पर डिजिटली बायर के बैंक को सबमिट किए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि डिस्क्रिपेंसीज जल्दी डिटेक्ट और रिजॉल्व हो गई, और ओवरऑल टर्न अराउंड टाइम जो पहले वीक्स में होती थी वो घटकर सिर्फ कुछ आवर्स में आ गई। इंडियन एक्सपोर्टर के अकॉर्डिंग LC स्मूथली ट्रांसमिट हुआ और दोनों साइड्स के बैंक्स के बीच डॉक्यूमेंट्स की प्रेजेंटेशन सिर्फ 3 घंटे से भी कम समय में कंप्लीट हो गई। इससे ये क्लियरली हाईलाइट हुआ कि ये सिस्टम पेपर वर्क कितना कम करता है और ऑपरेशनल इफ़िशिएंसी कितनी इम्प्रूव करता है। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स का मकसद है LC के पूरे प्रोसेस को यानी इशुएंस, एडवाइजिंग और नेगोशिएशन को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रोसेसिंग टाइम कम करना। इससे
ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड मेथड्स की तुलना में इनएफिशिएंसीज कम होती हैं और ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होती है। नेटवर्क पर डेटा सिर्फ ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स को एक्सेसिबल होता है और एक बार रिकॉर्ड होने के बाद यह इम्यूटेबल होता है, यानी इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इससे डेटा मैनिपुलेशन और फ्रॉड का रिस्क कम होता है और ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व्ड सभी पार्टीज के लिए ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होती है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी के स्टेप्स की। आईसीसी ने डिजिटल ट्रेड स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव यानी डीएसआई इंट्रोड्यूस किया है और ये बेसिकली इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स के साथ मिलकर डिजिटल ट्रेड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने की एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। ये इनिशिएटिव उस काम को आगे बढ़ाता है जो डिफरेंट पार्टनर्स पहले से डिजिटल ट्रेड को डिजिटाइज करने के लिए कर रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है? डीएसआई ऐसे ओपन ट्रेड और टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स डेवलप करना चाहता है जो अलग अलग सिस्टम्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को प्रमोट करें, यानी अलग अलग ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क्स और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के साथ स्मूथली कम्युनिकेट और वर्क कर सकें। इससे रिसेंटली इस स्पेस में आए नए सिस्टम्स के लिए भी बेटर इंटरऑपरेबिलिटी पॉसिबल होती है और साथ ही ओपन ट्रेड स्टैंडर्ड्स के थ्रू ग्रेटर इकोनॉमिक इंक्लूजन भी प्रमोट होती है। अब समझते हैं यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डिजिटल ट्रेड ट्रांजैक्शंस यानी यूआरडीटीटी को। आईसीसी ने डिजिटल ट्रेड के लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश करने के लिए यूआरडीटीटी इश्यू किए हैं। इन रूल्स का पहला वर्जन 1 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव हुआ। ये रूल्स एक डिजिटल ट्रेड ट्रांजैक्शन को ऐसे प्रोसेस के रूप में डिस्क्राइब करते हैं जिसमें गुड्स या सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग प्रूव करने के लिए और पेमेंट ऑब्लिगेशन इंक्योर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यूज होते हैं। ये रूल्स किसी ट्रांजैक्शन पर तभी अप्लाई होते हैं जब इन्हें स्पेसिफिकली उस डिजिटल ट्रांजैक्शन की टर्म्स और कंडीशंस में इंक्लूड किया गया हो और यह सभी इन्वॉल्व्ड पार्टीज पर बाइंडिंग होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रूल्स कम्प्लीटली डिजिटल इन्वायरमेंट्स के लिए बनाए गए हैं और इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ और मैसेजिंग सिस्टम्स के प्रति न्यूट्रल रहें। और ये सिर्फ बैंक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ और नॉन बैंक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स पर भी अप्लाई होने के लिए इंटेंडेड हैं। यह रूल्स क्लियरली डिफाइन करते हैं कि डिजिटल ट्रेड में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैसे यूज़ होने चाहिए। इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कंप्लायंस ट्रांजैक्शन की टर्म्स और कंडीशन से डिटरमिन होती है और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड होनी चाहिए। और जब तक लॉ कुछ और न कहे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में चाहिए तो यह रिक्वायरमेंट तब सेटिस्फाइड मानी जाती है जब वो इन्फॉर्मेशन एक कंप्लीट और डाटा करप्शन से फ्री इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू एड्रेसी को एक्सेसिबल हो। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टर्म्स और कंडीशंस को मीट न करे तो क्या होता है? ऐसे केस में जिसने वो रिकॉर्ड सबमिट किया है उसे इन्फॉर्म किया जाता है। इसके बाद 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो रिकॉर्ड रिप्लेस किया जा सकता है, या टर्म्स और कंडीशंस मॉडिफाई की जा सकती हैं, या फिर नॉन कंप्लायंट रिकॉर्ड को एज इट इज़ एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2.9 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर 3.1 में।